Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you on this YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar in front of all of you, your mentor for the subject economics. And today we are here to discuss a wonderful topic that is national income और इसका next part आज लेके आया हूँ. जितने भी हमारे सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 12th में हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में एक्सेल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए. कई लोगों को लगता है इससे डर, कई लोगों को लगता है इससे बेसिकली बहुत ज्यादा भय कि यार कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग तैयार. तो उन लोगों को हो जाना है बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको कंप्लीट नेशनल इनकम करवाने वाला हूं एक एक बारीकी के साथ में. आपके 10 नंबर यूं समझ लीजिए पक्के हुए. सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा. जितनी भी कंटेंट है नेशनल इनकम से रिलेटेड वो सारा के सारा हम लोग करने वाले हैं. तो आज लगने वाली है नेशनल इनकम की नेक्स्ट क्लास. इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, है ना. क्लियर. नेशनल इनकम की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली थी कि नेशनल इनकम क्या है. नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड by the normal residents, no matter whether it has been generated within the domestic territory or out of the domestic territory. तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है ये पढ़ना है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये पढ़ना है. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज शुरुआत करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ने से. अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दूंगा. नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग बेसिकली बात करेंगे, ठीक है ना. तो नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम कब कैलकुलेट हुई इंडिपेंडेंट इंडिया की, उससे पहले कब कैलकुलेशन हुआ था, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाली एजेंसी कौन है, इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यूज जो है वो बन जाते हैं, ठीक है ना. सो फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए. और जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखते हैं, लेक्चर को देखने के बाद में जो भी चीजें अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करिएगा. कुछ अगर चीजें समझ में नहीं आई हो तो भी जरूर कमेंट करिएगा, और कुछ और आपकी रिक्वेस्ट हो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा. एंड शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए. तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को कर रहे हैं शुरू. ओके. सो सबसे पहली अगर मैं बात करूं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कि इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कब हुआ था, ठीक है ना. तो जो पहला अटेम्प्ट था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो बेसिकली हुआ था भैया दादा भाई नौरोजी, है ना. बहुत बड़े क्यों समझ लीजिए पर्सन थे. ओके. एंशियंट टाइम के अंदर जाएंगे तो दादा भाई नारोजी का बहुत ज्यादा बड़ा बेसिकली नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा. दादा भाई नारोजी ने ही पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में 3/4 बेसिकली ऑफ 3/4 ऑफ अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया था, कि एक अडल्ट प्रिजनर जो है उसको जेल में रखने की जो कॉस्ट है उसका लगभग 3/4 ऑन एन एवरेज हर पर्सन को अर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो पुअर नहीं कहलाना चाहता तो. क्लियर. और उन्होंने एस्टिमेट कितनी करी थी नेशनल इनकम, ₹340 करोड़, और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी थी 20 रुपीज इन 1867-68 के अंदर, कि 340 करोड़ की हमारी इंडिया की नेशनल इनकम है, और पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपए है. 1868 के अंदर ये बेसिकली नेशनल इनकम कंप्यूट हुई थी. फिर साइंटिफिक मेथड यानी सिस्टमैटिक मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, किसने करी थी, प्रोफेसर VKRV राव ने. किसने, प्रोफेसर VKRV राव ने. ये भी बहुत बेसिकली यूं समझ लीजिए प्रोमिनेंट पर्सन है. इनका हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा नाम आता है कि VKRV राव के जो एस्टिमेट्स थे वो सबसे बेस्टेस्ट एस्टिमेट्स थे अबाउट द पर कैपिटा इनकम, और इन्होंने कैलकुलेट करी थी 1931-32 के अंदर. ऑलराइट. फिर 1947 में इंडिया आजाद हुआ और इंडिपेंडेंट इंडिया की, है ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी. तो इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक कमिटी बेसिकली बनी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, है ना, जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी NIC. ओके. एंड ये कब फॉर्म हुई थी दोस्तों, ये बेसिकली फॉर्म हुई टू कंपाइल द स्टैटिस्टिक्स एंड एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ नेशन, कि नेशन के स्टैटिस्टिक्स और नेशनल इनकम का क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे. और ये जो कमेटी बनी नेशनल इनकम कमेटी, इसको हेड किसने किया था, PC मेहलानोबिस ने, जिसका नाम ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है. और DR गदगिल और VKRV राव भी इसके अंदर इंक्लूड थे. PC मेहलानोबिस का फुल फॉर्म है, ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहलाते हैं. इनका नाम है प्रसन्न चंद्र मेहलानोबिस. ऑलराइट. प्रसन्न चंद्र मेहलानोबिस. स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में PC मेहलानोबिस का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है. चलिए फिर हम बात करेंगे अब नेशनल इनकम कमेटी की एक रिकमेंडेशन आती है, ठीक है ना, कि हम क्या करें बेसिकली नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए. तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी
जो देख रही थी कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है, कुछ लोगों का एक बेसिकली ग्रुप होगा जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, या बेसिकली ऑफिस कह लीजिए। अब ये जो सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना, ये क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं MOSPI, मॉसपी। क्या बोलते हैं? मॉसपी। तो आज के टाइम में भी इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो काम है वो कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ध्यान रखना 2019 के अंदर NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया। NSSO है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और CSO है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मर्ज करके बना दिया गया बेसिकली NSO। क्या बना दिया गया? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है ना, क्लियर? NSSO प्लस CSO क्या हो गए? मर्ज हो गए, NSO बन गए। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये बेसिकली क्या करेगा? गवर्नमेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का क्या करेगा? काम करेगा। तो अगर कोई पूछे भैया कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने वाली एजेंसी कौन है, ठीक है ना, तो ये एजेंसी है अपनी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको अभी हम NSO भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, CSO अंडर MOSPI। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? होपफुली ये बात क्लियर होगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इनकम की एक रिफाइंड डेफिनेशन दे रखी है अपने को। ठीक है, जो ज्यादा यूज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कभी 3 नंबर में आ जाएगी डिफाइन नेशनल इनकम तो आप यूज कर सकते हो। तो नेशनल इनकम का मतलब है नेशन की इनकम, है ना, क्लियर? नेशन की इनकम मतलब देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी। बहुत सिंपल सी बात सोचिएगा कि लोगों को पैसा यानी इनकम मिलेगी कहां से? जब नेशन में प्रोडक्शन होगा, उन प्रोडक्शन के अंदर 4 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इनकी जो अर्निंग होगी उसके सम को हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। अब देखो, हमने कहा एक फैक्टर है लैंड, एक फैक्टर है लेबर, एक फैक्टर है कैपिटल, और एक फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, लैंड का जो रेम्यूनरेशन होता है वो होता है रेंट, लेबर का जो रेम्यूनरेशन होता है वो होता है वेजेस, कैपिटल का जो रेम्यूनरेशन होता है वो होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का रेम्यूनरेशन होता है दोस्तों प्रॉफिट, है ना। तो ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सबको अगर तुम लोग मिलाओगे तो ये जो तुम्हारे पास बनेगा इन सबका सम, है ना, यानी रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, ये अगर तुम लोग क्या करोगे, लोगे ना, तो ये तुमको क्या दे देगा? ये तुमको दे देगा नेशनल इनकम। ये क्या दे देगा दोस्तों तुमको? नेशनल इनकम, है ना, ये तुमको दे देगा नेशनल इनकम। बस ये ध्यान रखना, सिंपल लिखें, ठीक है ना, दिस विल गिव यू नेशनल इनकम। ओके, सो ये आपको देगा नेशनल इनकम। बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज के अंदर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम मींस द वैल्यू ऑफ, है ना, नेशनल इनकम मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। एक कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? अगर कैलकुलेट करें तो दैट विल गिव अस द नेशनल इनकम। यानी सिंपल सी बात बोले, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना, तो ये हो गई डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? अब नेशनल इनकम में क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इन द नेशन। ठीक है ना, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दस ये क्या हो गया? ये हो गया नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बन रही है उसकी अगर वैल्यू को सम कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। अब बनने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन करने के लिए 4 लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, यानी वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला होता है ना, अब ये वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला होगा यानी प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
वैल्यू ऑफ इनपुट। तो आउटपुट में से अगर इनपुट माइनस करोगे तो तुमको वैल्यू एडिशन मिलेगा। अब आउटपुट मतलब जो चीज तुमने बनाई उसकी वैल्यू, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। तो आउटपुट में से अगर रॉ मटेरियल माइनस करोगे तो जो बीच की वैल्यू है वो किसका कंट्रीब्यूशन होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का। तो नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्रीगेट ऑफ अर्निंग्स। क्या? अर्निंग्स। किसकी अर्निंग हमको इंक्लूड करनी है? फ्रॉम अ नेशंस करंट प्रोडक्शन। नेशन ने इस साल जो प्रोडक्शन किया उसकी अर्निंग को आप क्लब करोगे, इंक्लूडिंग कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, इंक्लूडिंग कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी जो लेबर का रिवार्ड है वो, फिर इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे, फिर रेंटल इनकम इंक्लूड यानी रेंट इंक्लूड करेंगे, एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस के बाद में। यानी इस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया? वेजेस। इंटरेस्ट का मतलब हो गया आई, रेंटल का मतलब हो गया आर, और इसका मतलब हो गया प्रॉफिट। तो डब्ल्यू, आई, आर और पी का जो कॉम्बिनेशन होता है जो कि नेशन के लोगों ने अर्न किया उसे हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं इन अ वेरी वेरी सिंपल सेंस। ऑलराइट, होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों किसके ऊपर? अब हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी पे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न होगी उससे ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है ना, उसे ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन में आपको बोलूं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो आपके सामने एक तरीके से इंडिया का मैप आएगा, ठीक है ना, कि भैया ये देखो सर, कुछ इस तरीके का आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। ओके, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस तरीके का कुछ इंडिया का आपके दिमाग के अंदर क्या आ जाएगा? मैप आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का मैप आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसको ऐसा मत लेना कि सर ऐसा तो मैप है ही नहीं इंडिया का, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैंने सिंपली बनाने की कोशिश करी है। अब ये मान लो इंडिया का मैप है, तो आपके दिमाग के अंदर ये एक मैप आ जाता है, ठीक है, कि ये हमारे इंडिया की क्या है सर? डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो मैप है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे इंडिया की क्या है सर? डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसा आप लोगों को जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक लेमैन यही समझता है कि सर ये जो आप पूरा चीज है ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब जहां पे बेसिकली हम लोगों के हुक्म चलते हैं, हम इजीली आ जा सकते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इस डोमेस्टिक टेरिटरी का है एक स्पेसिफिक मीनिंग, और इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना, यानी घरेलू सीमा को हम आर्थिक सीमा बेसिकली बोलते हैं। और लेमैन के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या? पॉलिटिकल फ्रंटायर, यानी जहां जहां पे हमारी पॉलिटिकल पावर है ना, मोदी जी बोलेंगे यहाँ ये काम चल जाएगा तो वहां पे उसको बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल फ्रंटायर बोलते हैं ना, यानी उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी एक लेमैन कहता है कि हाँ भैया मोदी जी बोलते हैं JNK में हमारा राज है तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है ना, क्लियर। पंजाब में राज है तो पंजाब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी, ऐसा। लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या कहता है, वो कैसे डिफाइन करता है किसको? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी को। तो यूनाइटेड नेशन भैया कहता है ना, यूनाइटेड नेशन कहता है कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो यूनाइटेड नेशन कहता है हमारे जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है वो है इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को ही इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। और ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी, वो जियोग्राफिकल एरिया विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। उस देश की गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करे? एडमिनिस्ट्रेशन करे, विद इन विच, जिसके अंदर उस देश के लोग, उस देश की गुड्स और उस देश की कैपिटल क्या कर पाए? सर्क्यूलेट कर पाए। क्या कर पाए? सर्क्यूलेट कर पाए। और वो भी कैसे? फ्रीली। कैसे सर्कुलेट कर पाए? फ्रीली सर्कुलेट कर पाए, आराम से मस्ती से सर्कुलेट कर पाए, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो किसी भी चीज की। तो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक टेरिटरी जो है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इट इज दैट जियोग्राफिकल टेरिटरी which is administered by the government of that particular nation within which the persons, goods and capital of such nation can move freely। सोच के देखो कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है इसका दिल है दिल्ली, इसका दिल है दिल्ली, है ना। अब इसके दिल्ली वाले एरिया में मान लो एक एम्बेसी है ना, एक एम्बेसी है। अब अगेन बता रहा हूं तुम लोगों को, यहां पे एक एम्बेसी है, ठीक है ना, यानी एक एम्बेसी का नाम है पाकिस्तान एम्बेसी। समझ गए? पाकिस्तान की एम्बेसी है। बताओ तुम मुंह उठा के पाकिस्तान की एम्बेसी में जा सकते हो क्या?
क्या तुम बोलोगे वैसे वो करेंगे क्या? मोदी जी बोले पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पे ये होना चाहिए, वो करेंगे क्या ऐसा? द आंसर इज एब्सोल्युटली दे वोंट बी डूइंग लाइक दिस। वो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है ना, बिकॉज पाकिस्तान की एम्बेसी में ना हमारे लोग इजीली जा पाएंगे, ना हमारा सामान जा पाएगा, ना हमारे हुक्म जा पाएंगे, ना हमारे ऑर्डर जा पाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये जो भैया पाक है ना, ये जो भैया पाक है, ठीक है ना, इस पाक के अंदर एक इंडियन एम्बेसी है, क्या वहां हमारे हुक्म चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे साहब। क्या हमारे वहां हमारे लोग जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे साहब, है ना। यानी हमारे घर से दूर, क्या हमारे घर से दूर, कहां? पाकिस्तान के अंदर, हमारे घर से दूर किसी दूसरे के घर में, मतलब पाकिस्तान में हमारा एक दूसरा घर है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन हमारे ही घर में, यानी हमारे इस घर दिल्ली में एक हिस्सा हमने किसी और को दे रखा है, ठीक है, वो हमारा घर नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है वो हमारा पॉलिटिकल एरिया है, वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन वहां हमारे ऑर्डर काम नहीं कर सकते, वहां हमारे हुक्म काम नहीं कर सकते, वहां हमारा पैसा काम नहीं कर सकता। वहां पाकिस्तान सरकार बोलेगी वैसा होगा, बाकी दुनिया के दूसरे सारे देशों में, ठीक है, जहां पे इंडियन एम्बेसी होगी वहां जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में भी कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिसमें हमारे हुक्म नहीं जा सकते, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन किन्हीं दूसरे देशों में हमारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी को कभी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी मत मानना। समझ गए मेरा कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कहता है इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे बेसिकली किसी सरकार के ऑर्डर, हुक्म, गुड्स, कैपिटल ये सब फ्रीली मूव कर सकती है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें पाकिस्तान से एक बच्ची मुन्नी बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाती है, अपनी मम्मी से छूट जाती है, बेसिकली बिछड़ जाती है, सलमान खान को मिलती है, सलमान खान को फाइनली पता चलता है कि मुन्नी पाकिस्तान से है। वो मुन्नी को लेके बेसिकली पाकिस्तान की एम्बेसी जाता है, ठीक है ना, और बोलता है तुम्हारी ही है, तुम इसको संभालो। ओके भाई, हमारी कैसे हुई? तुम्हारे लोगों को घुसने नहीं दे रहे हो। और फिर वहां पे एकदम से क्या हो गया, कुछ रॉइट्स वगैरह हो गए थे, तो सलमान खान को टेक्निकली बाहर निकाल दिया। सोच के देखो, अगर उनको ये पता होता कि ये मुन्नी पाकिस्तानी है, ठीक है ना, तो क्या उसको बाहर निकाल देना? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले एंटरटेन करेंगे, है ना। इसी तरीके से एक मूवी थी एयरलिफ्ट, है ना, जिसमें अक्षय कुमार ने बेसिकली रंजीत कातियाल ऐसे कुछ बिजनेसमैन का रोल प्ले किया है, ठीक है ना। और कतर क्या कुछ बेसिकली आपको दिखेगा वहां पे, जो सीन दिखेगा कि कतर के अंदर वो लोग इंडियंस होते हैं, और कतर के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन लोगों को वहां पे लाके रखा जाता है, ठीक है। तो वहां जो भी फाइट्स वगैरह हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, वो इंडियन एम्बेसी पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी पे अटैक करना इसका सिंपल ही मतलब है इंडिया पे अटैक करना। मतलब दो देशों के बीच में, जैसे यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में कोई भी वॉर वगैरह सिचुएशन हो रही है, तो रशिया के लोग कभी भी यूक्रेन के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सीधा सा मतलब होगा उन्होंने इंडिया पे हमला किया। इंडिया के लोगों को एक मिनट भी नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा दूसरा घर है वहां पे। क्लियर? ये बात समझ के रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी एक्चुअली होती क्या है ना। जो इकोनॉमिक टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इकोनॉमिक टेरिटरी एक्चुअली है क्या। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इसके अंदर इंक्लूड होगा भैया जो हमारे लैंड है, यानी जो हमारा एरिया, यानी बेसिकली ये जो एरिया है, ये जितना भी एरिया मैंने आपको बताया, ठीक है ना, इस पे ये लैंड, ये जितना भी एरिया है, ये हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है, और ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का भी पार्ट है ना। इसमें ये इंक्लूड होगा। प्लस अगर तुम इसके नीचे देखोगे ना, है ना, इस एरिया के नीचे देखोगे, तो इस एरिया के नीचे यहाँ पे क्या है? इस एरिया के नीचे यहाँ पे है पानी। क्या है बेटा? पानी है, ठीक है ना, पानी है इस एरिया के नीचे, यहाँ पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है ना, यहाँ पूरा, यहाँ पे पूरी सब जगह पानी है, ठीक है। यानी ये हमारे हो गए कोस्टल एरियाज, सब जगह पानी है ना। अब पानी में क्या चल रहा है, मान लो, है ना, यहां से एक शिप रवाना हुई, और ये शिप डुक 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 करते करते भैया यहाँ पे आ गई, है ना। अब इस शिप के अंदर हर पर्सन से हम लोगों ने 5,000 रुपए किराया लिया, यानी इस शिप के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यानी पैसा अर्न हो रहा है। तो ये जो पैसा अर्न हो रहा है इस शिप के अंदर, है ना, इस शिप के अंदर जो पैसा अर्न हो रहा है, अब ये मान लो शिप यहाँ से यहाँ आ गई, माल ढोया या कुछ किया, तो इधर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। ये है तो इंटरनेशनल वाटर, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिट हमारी भी है, कुछ एरिया हमारा भी है। तो इधर भी कोई अगर एक्टिविटी हो रही है, तो ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। तो बेटा देखना, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है? एक तो लैंड इंक्लूड हो गया, फिर हो गया नेशनल एयर स्पेस। क्या हो गया इंक्लूड? नेशनल एयर स्पेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है। अब पाकिस्तान से किसी को मान लो जाना है भैया यहाँ पे, है ना, बांग्लादेश।
तो वो फ्लाइट सीधा यूं लेके जाएगा तो ये इजी है उसके लिए। लेकिन हमने कहा भैया हम अपना एयर स्पेस तुमको नहीं देंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान यहां से यूं घूम के बेसिकली इसको लेके जाएगा, समझ गए, यहां से घूम के जाना पड़ेगा। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशंस ना हो इससे बचने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दो देशों से बेसिकली बातें बना के रखते हैं, अदरवाइज वो अपना एयर स्पेस देना भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हवा में कोई एक्टिविटी हो रही वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, ठीक है। तो ये जो एयर स्पेस है ये भी हमारे टेरिटरी का हिस्सा होता है, इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नेशनल एयर स्पेस हो गया, फिर टेरिटोरियल वाटर मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो हमारा नीचे का कोस्टल एरिया है उसमें एक सर्टेन लिमिट तक हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल वाटर भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। फिर जमीन के ऊपर हवा में, जमीन पे, जमीन के अंदर मान लो पाकिस्तान से कोई पर्सन सुरंग खोद के ऐसे इंडिया के अंदर घुस गया, हम क्या बोलेंगे, तो इंडिया के स्पेस में आ गया भाई, यानी जमीन के अंदर से भले ही आया, ऐसा नहीं ऊपर से आया, हवा में उड़ के आया, पानी से आया, जमीन के अंदर से सुरंग खोद के आ जाए, आप इंडिया में आ गए मतलब आपकी हालत खराब करने वाले भाई। तो नेचुरल डिपॉजिट्स हो गए कुछ ऑयल के और गैस के, कहां पे, इन द इंटरनेशनल वाटर्स इफ वर्कड बाय रेजिडेंट यूनिट्स। अब जैसे कि मान लो भैया श्रीलंका है ना, यहाँ पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका, या ये जो है बेसिकली यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है ना। अब बांग्लादेश के पास भी अपना पानी है और बांग्लादेश बोलता है कि यार हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है वहां पे बहुत सारा मिनरल्स वगैरह पड़ा है, बहुत सारे ऑयल वगैरह पड़े हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है भैया उसको एक्सट्रैक्ट करने का। तो उन्होंने किया मोटा भाई को फोन, है ना, शेख हसीना जी ने, जो बांग्लादेश की पीएम है, उन्होंने भैया किया यहाँ पे फोन कि भैया अंबानी जी आप एक काम करिए, हमारे यहाँ पे ऑयल वगैरह बहुत सारा है, मिला है हमको, ठीक है, ऐसा खबर मिला है, तो थोड़ा सा तफ्तीश करवाइए। तो अंबानी जी ने बोला भैया मैं करवा तो लूंगा लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कि देखो हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है इसको निकालने की, काम करो तुम ही निकाल लेना, जो कमाई हो उसका 10-20% हमको दे देना, हम लोगों ने एक्सक्लूसिव राइट आपको दिए। तो अगर ऐसे एक्सक्लूसिव राइट हमारे नेशन के रेजिडेंट्स को या रेजिडेंट को मिल जाता है, कहीं पे नेशन को मिल जाता है, तो वो भी हमारे टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। तो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अगर रेजिडेंट यूनिट्स क्या करती है, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करती है, तो वो भी हमारे टेरिटरी का हिस्सा है। एंड टेरिटोरियल एनक्लेव्स अब्रॉड, टेरिटोरियल एनक्लेव्स अब्रॉड का मतलब हो गया हमारे देश से दूर किसी दूसरे देश में हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फिर हमारे देश की एम्बेसी है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती है। घर से दूर किसी दूसरे के घर में अपना एक दूसरा घर, जैसे कि अमेरिका में हमारी इंडियन एम्बेसी, तो उस पे हमारे ऑर्डर चलेंगे, हमारे हुक्म चलेंगे, हमारे लोग इजीली आ जा सकेंगे, सच एज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशंस एंड मिलिट्री बेसिस। तो देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई, इसके ऊपर बात करते हैं, और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंक्लूड का बारे में तो बात चल गई पता, अब हम बात करेंगे एक्सक्लूड क्या होता है। तो हमारी सरजमी के ऊपर, है ना, हमारी इस सरजमी के ऊपर मान लो एक पाकिस्तान की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, ठीक है, तो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे किसी दूसरे देश की एम्बेसी वगैरह है या टेरिटोरियल इनक्लेव्स हैं, वो हमारे देश की ज्योग्राफिकल टेरिटरी में शामिल नहीं होंगे। तो देखना, it excludes extraterritorial enclaves that are the parts of a country's own geographical territory used by diplomatic representations of foreign countries, है ना, such as, ठीक है ना, such as USA embassy in India। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लोगों के बेसिकली हुक्म है कि इंडिया के लोग इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात को, एक बहुत सिंपल सी सिचुएशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब क्या इंक्लूड है ऐसे पॉइंट्स और क्या एक्सक्लूड है ऐसे पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आओ, तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर है, यानी जहां पे मोदी जी के, शाह जी के, इन सब के हुक्म चल सकते हैं, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है ना, इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में इस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, ये बात सोच के देखिएगा, व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज इंक्लूड हो रही है वो हो रही है दोस्तों, है ना, वो हो रही है बेटा क्या, टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब ध्यान रखना 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर्स, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि जो ये इंडिया की बेस लाइन है ना, ये इंडिया की बेस लाइन है, ठीक है, ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से यहां तक, है ना, इस बेस लाइन से यहां तक, इस बेस लाइन से ये जो पानी है नीचे आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो पानी आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा के सारा क्या इंटरनेशनल वाटर है ना। और इस इंटरनेशनल वाटर में 12 नॉटिकल माइल, कितना सर,
12 नॉटिकल माइल तक हमारी इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी होती है, यानी हमारी समुद्र सीमा होती है, ठीक है ना, हमारी समुद्री सीमा होती है, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हिस्सा है, यहां तक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मान लो सर ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है जामनगर के अंदर, ठीक है, या फिर मान लीजिए सर किसी जगह पे हमको एक्सक्लूसिव राइट मिल गए, यहां से भैया मछुआरे जो है मछली पकड़ने जाते हैं, है ना, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ से मछुआरे मछली पकड़ने चले गए, ठीक है, यहाँ से मछुआरे मछली पकड़ने चले गए, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये सब एक्टिविटी को हम लोग मानेंगे कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है। तो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया में अगर इस इंटरनेशनल वाटर में अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, ठीक है, क्लियर है। अब इस टेरिटोरियल वाटर की देखो सर और डेफिनेशन बता देता हूं, थोड़ा सा देखो इसको देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए भैया ये हमारा लैंड एरिया ना, ये हमारा इंडिया का लैंड है, ठीक है, और ये इंडिया की कोस्टल लाइन, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, लाइन इस तरीके से, लाइन इस तरीके से, फिर यहाँ पे कोई आइलैंड बना हुआ है छोटा सा, थोड़ा सा दूर, है ना, अभी तो बहुत गैप कम दिख रहा है, लेकिन जो हम लोग बेसिकली बेस लाइन बनाएंगे, बेस लाइन कहां से बनाएंगे, इसके बाहर बाहर, बेस लाइन कहां से बनाएंगे, इसके बाहर बाहर, ठीक है। तो बेस लाइन से, कहां से, इस बेस लाइन से, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी है, क्या है, टेरिटोरियल सी, और यहां पे जो भी एक्टिविटी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाएगी। इससे और 12 नॉटिकल माइल आगे कंटीजियस जोन है, ठीक है ना, और यहां से लेके यहां तक, है ना, क्लियर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कहां तक, 200 माइल तक, कहां तक, 200 माइल तक। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कंटीजियस जोन, और ये टेरिटोरियल वाटर। नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से हमारा ये जो 12 किलोमीटर का 12 नॉटिकल माइल का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जो भी एक्टिविटी होगी वो बेसिकली क्या मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाएगी। बाकी ऑल दो हमारी जो लिमिट होती है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है, ठीक है, बट नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से आपको 12 नॉटिकल माइल ही लेना है, क्या लेना है, 12 नॉटिकल माइल। इज दैट क्लियर। चलो, तो टेरिटोरियल वाटर हो गया 12 नॉटिकल माइल तक, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होता है, और यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानी जाएगी। फिर हमने कहा कोई इंडिया के शिप है ना, शिप यानी वाटर शिप, और कोई एयरक्राफ्ट है जिसको ओन कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है और ऑपरेट कौन करता है, बेसिकली इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट यानी इंडिया के सामान्य निवासी, बिटवीन एनी टू नेशंस, किसी भी दो नेशंस के बीच में ना। अब ये देखो ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये एयर इंडिया की फ्लाइट है। अब एयर इंडिया कहां की कंपनी, इंडिया की कंपनी, है ना। अब ये मान लो रशिया और चाइना के बीच में ऑपरेट हो रही है, लेकिन है किसकी, एयर इंडिया की। और एयर इंडिया क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेशन, क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेशन। इसका दिल, इसका पैसा, इसका दिमाग सब इंडिया में ही है, इंडिया के लिए ही बेसिकली ये काम करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जैसे कि भैया दो स्पेसिफिक स्पेसेस हैं, वहां पे ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो रशिया चाइना के बीच में भी अगर ये फ्लाइट ऑपरेट हो रही है तो वो जब फ्लाइट ऑपरेट होगी तो वो फ्लाइट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाली एक्टिविटीज मानी जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, क्लियर। अब जैसे कि मान लो एक फ्लाइट रशिया से चाइना जा रही है और टेररिस्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, इट सिंपली मींस कि ये सीधा आपने इंडिया पे अटैक किया है, क्योंकि एयर इंडिया इंडिया की और इंडिया पे अटैक किया, ये नेशनल मैटर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरी और कौन सी चीज, मैंने कहा था, ठीक है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अब गैस रिग्स क्या होते हैं, एक तरीके से बड़े बड़े से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या है सर, बड़े बड़े से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इस तरह के। ये देखो ये नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, बेसिकली कोस्टल एरियाज के अंदर जाओगे, सी के अंदर जाओगे, इसके अंदर ड्रिलिंग होती है, ऐसे बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन घूमती है, ओके। और बेसिकली समुद्र की गहराइयों के अंदर से बेसिकली क्या होगा, एक तरीके से ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इनका काम है ड्रिलिंग करना और वहां से बेसिकली ऑयल क्या करना, निकालना, फिर ये ऑयल जाता है रिफाइनरी के अंदर। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होंगे, है ना, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, जिनको ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट कौन करेगा, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स करेंगे, किसमें, टेरिटोरियल वाटर में, या तो वो अपना टेरिटोरियल वाटर हो या फिर जहां पे हमारे पास में एक्सक्लूसिव राइट हो, जैसे शेख हसीना जी ने हमको एक्सक्लूसिव राइट दे दी है ना, अंबानी जी को एक्सक्लूसिव राइट दे दी कि यहां से ऑयल तुम निकालो, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बोलती है यहां से ऑयल तुम निकालो, ठीक है, क्लियर। प्लस हमारे टेरिटोरियल वाटर में अगर बीपीसीएल की, आईओसीएल की, एचपीसीएल की कोई रिफाइनरी है, या मान लो एक्सट्रैक्शन यूनिट है, तो वो जो भी काम करेंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माने जाएंगे ना, टेरिटोरियल वाटर के अंदर। एंड वेयर कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन इन एनी अदर नेशन, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि
एक तो हमने ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स यहाँ पे लगा रखी है, मान लो यहाँ जामनगर के अंदर यहाँ लगा रखी है, तो ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। और शेख हसीना जी ने बोला कि आप हमारे यहाँ पे भी क्या करो, गैस रिग लगा लो, ठीक है ना, आप हमारे यहाँ पे भी क्या कर लो, गैस रिग लगा लो। तो एक तो हमने यहाँ लगा रखी है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, और एक उन्होंने कहा एक प्लेटफॉर्म आप हमारे यहाँ पे भी लगा लो, तो ये दोनों ही हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं एक और चीज की। ठीक है, तो पहली तो चीज हो गई बेटा टेरिटोरियल वाटर, दूसरी चीज हो गई शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन एनी टू नेशंस, है ना, देश के नॉर्मल रेजिडेंट उसको चलाएं। तीसरा हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और एनी सॉर्ट ऑफ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में हो या फिर ऐसे टेरिटोरियल वाटर में हो जहां पे इंडिया के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट हो, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाएंगे। इसके अलावा इंडिया की एम्बेसीज, इंडिया के कॉन्सुलेट्स, है ना, अब देखो एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स एज ऑफ नाउ लगभग सेम चीज है, ठीक है ना, एज ऑफ नाउ लगभग सेम चीज है, बताता हूं देखो तुम लोगों को, आइए ये, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया के कॉन्सुलेट, देखो किसी भी देश में दूसरे देश की एम्बेसी केवल एक होगी, लेकिन कॉन्सुलेट जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे इंडिया में यूएसए की एम्बेसी एक होगी, लेकिन अब क्योंकि इंडिया इतना बड़ा नेशन है, ठीक है, अब हर बार कोई पर्सन दिल्ली में आए सब चीजें करवाने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया की जो 4 मेजर अपने पास में क्या है सर, महानगर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रो सिटीज, दिल्ली हो गया, कैलकाटा हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है ना, तो इन सब जगहों पे, ठीक है ना, अमेरिकन एम्बेसी ने क्या लगा रखे हैं, अपने ऑफिसेज लगा रखे हैं जिनको हम लोग कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। तो अमेरिका की एम्बेसी या अमेरिका के कॉन्सुलेट जो इंडिया में है, या फिर अमेरिका के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है ना, अमेरिका के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया, मान लो इंडिया में यूएसए की बेसिकली मिलिट्री आ रखी है ना, अब आप बोलोगे सर इंडिया में यूएसए की मिलिट्री क्यों आएगी, अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि तालिबान, है ना, जिसका अभी नाम है अफगानिस्तान के अंदर, है ना, अफगानिस्तान के अंदर ट्रंप थे, है ना, तब तक क्या थी बेटा, अमेरिकन मिलिट्री थी, है ना, तो अफगानिस्तान को अमेरिकन मिलिट्री जो थी वो संभाल रही थी, समझ गए। अब अमेरिकन मिलिट्री वहां पे थी, यूएसए की मिलिट्री वहां पे थी, ट्रंप गए, बाइडन महाराज आए, बाइडन ने कहा हमें हमसे कोई पंगा लेना देना नहीं है, फालतू हमारा पैसा वहां पे खर्च हो रहा है और हमारे लोग वहां पे बैठे हैं, ठीक है, और वहां से तालिबान ने अटैक कर दिया और यहाँ से इन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग अपनी मिलिट्री बुला रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, अमेरिकन मिलिट्री जब अफगानिस्तान के अंदर बैठी थी तो हुक्म किससे मान रही थी, बाइडन के मान रही थी ना, समझ गए। तो वो अमेरिकन मिलिट्री जब अपने घर से किसी दूसरे के घर में बैठी है, वो हुक्म किसकी मानेगी, अपनी गवर्नमेंट की। तो मान के चलिए कई बार ऐसा होता है जैसे कि रशिया की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री ने मिल के क्या करी, एक तरीके से ड्रिलिंग करनी है उनको, मतलब एक मॉक फाइट करनी है। तो हमने कहा रशिया वालों एक काम करो तुम इंडिया में आ जाओ, तुम्हारे वहां बेसिकली ठंडक बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हिमालयाज वगैरह हैं जहाँ पे कई बार चाइना वाले टांग अड़ाते रहते हैं, तो तुम हमको बर्फ में लड़ने की ट्रेनिंग दे दो और हम तुमको रेगिस्तान में लड़ने की ट्रेनिंग दे देंगे। तो एक काम करो तुम अभी थोड़ी देर यहाँ आ जाओ। तो जैसे ही वो लोग यहाँ पे आएंगे अपने तंबू वंबू गाड़ेंगे, ऑलराइट, क्या करेंगे, अपने तंबू वंबू गाड़ेंगे, तो वो हुक्म किसका मानेंगे, पुतिन महाराज का मानेंगे ना, या मोदी जी का मानेंगे, बट अब ऐसी बात है पुतिन की सुनेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने तंबू वगैरह कहीं गाड़ रहे हैं, मतलब हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने के अंदर है, समझ गए, हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने के अंदर है, जैसे मालदीव के अंदर हमारे मिलिट्री के लोग थे वहां पे, उनको हेलीकॉप्टर्स वगैरह दे रखा था, हम लोगों ने सब दे रखा था, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या क्या मालदीव के जो भैया पीएम है उसने कहा इंडिया इंडिया भागो तुम लोग यहाँ से, कुछ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है, क्लियर। तो इंडिया ने अपने सैनिक जितने भी थे, जो ट्रूप्स थी अपनी, उसको क्या किया, वापस बुला लिया, कुछ 60-65 लोग थे वहां पे, उन लोगों को वापस बुला लिया। तो वो मान किसका रहे थे, इंडिया का मान रहे थे, लेकिन जैसे ही अगले बंदे ने बोला हमारा तुमसे रिलेशन खत्म, ठीक है भैया अपने बंदे अपने वापस बुला लिए। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन, क्या, ऑफ नेशन, तो हमारे देश के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो कि लोकेटेड हैं इन एनी अदर नेशन, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही माने जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर दिख रही है अगर आप लोगों को यहां देख पा रहे हो, तो ये इंडिया का फ्लैग है। तो ये क्या है बेटा, ये है यूएसए, ठीक है ना, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, है ना, ये क्या है, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी इन
यूएसए, है ना। तो यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी, मतलब हमारे घर से दूर किसी दूसरे के घर में अपना एक दूसरा घर, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे होगी बट स्टिल हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। तो एक्सक्लूड क्या क्या करना है वो देखो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड क्या क्या नहीं होगा, यानी एक्सक्लूड क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो जो एक्सक्लूड हो रही है वो क्या हो रही है, फॉरेन एम्बेसीज, यानी दूसरे देशों की एम्बेसी, है ना, जो कि लोकेटेड है अपने नेशन में यानी इंडिया में, दूसरे देशों के कॉन्सुलेट्स या फिर दूसरे देशों के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कि कहां लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को रिवर्स सर्च कर लेना। ये बेसिकली क्या है सर, ये बेसिकली जो है आपका, ठीक है ना, इंडिया रशिया के बीच में इंडिया रशिया मिलिट्री युद्धाभ्यास, है ना, इंडिया रशिया मिलिट्री युद्धाभ्यास हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ था, है ना। इंडिया और रशिया की जो मिलिट्री है उनके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, यानी एक तरीके से मॉक ड्रिल हुई थी, ठीक है ना। कहां पे हुई थी, इन इंडिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये रशियन मिलिट्री कैंप है ना, रशियन मिलिट्री कैंप है इन इंडिया। पोखरण के आसपास हुआ था ये, है ना, पोखरण के अंदर हुआ था ये। कहां हुआ था ये, पोखरण के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर आता है ना, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रशिया वालों ने यहाँ पे आके तंबू गाड़े, इंडिया वालों के साथ मॉक ड्रिल करी कि देखो देखते हैं तुमको रेगिस्तान में कैसे बेसिकली तुम लोग क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, हम वहां आएंगे तुम बर्फ में लड़ने की प्रैक्टिस बताना हम लोगों को। तो ऐसे जब इंडिया में आए, इंडिया की अंदर फॉरेन एम्बेसी आई, इंडिया में फॉरेन कॉन्सुलेट्स आए या फिर फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स आए, तो किसके ऑर्डर मानेंगे, जिस देश से वो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है सर, ये जो आपको दिख रहा है ये है यूएसए एम्बेसी, क्या है बेटा, यूएसए एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इंडिया, है ना, नई दिल्ली इंडिया में ये यूएसए की एम्बेसी है ना, नई दिल्ली इंडिया के अंदर ये यूएसए की एम्बेसी है, ठीक है। तो ये भी जो एम्बेसी है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है क्या, नहीं, इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे है लेकिन ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड, ऑलराइट। इसके अलावा और क्या चीजें हमारे देश की ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे हो सकती है लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो देखो, ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज लोकेटेड इन नेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके अगर ऑफिसेस इंडिया में लोकेटेड हैं तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे, इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का हिस्सा होंगे लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक की इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे। ये किस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे, जिस देश से ये लोग बिलोंग करते हैं। These are treated as a part of international territory और एरिया। तो ये बेसिकली जो दिख रहा है ना आपको, ये WHO लिखा हुआ है, ये है WHO का ऑफिस इन इंडिया ना, WHO ऑफिस इन न्यू दिल्ली इंडिया, और ये यूनाइटेड नेशंस इंडिया का ऑफिस है ना। तो अगर ऐसे ऑफिसेस इंडिया के अंदर दिख जाएं तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होने वाले हैं। ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा के रख लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी है ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इजी सी चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना, बहुत ही इजी सी चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। तो लेमन लैंग्वेज के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है किसी भी देश की पॉलिटिकल फ्रंटायर, लेकिन उस देश की पॉलिटिकल फ्रंटायर से भी बढ़ के इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, या फिर यूं समझ लीजिए इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, जिसके अंदर उस देश के लोग, उस देश की कैपिटल और उस देश के बेसिकली जो गुड्स हैं वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। इंक्लूड क्या होता है, ठीक है, लैंड इंक्लूड होगी, नेशनल एयर स्पेस इंक्लूड होगा, टेरिटोरियल वाटर इंक्लूड होगा एंड साथ ही साथ में
एनक्लेव्स इंक्लूड होंगे जो कि दूसरे देशों के अंदर है। एक्सक्लूड क्या होगा? एक्सक्लूड होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेरिटोरियल एनक्लेव्स, जैसे कि दूसरे देशों का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फिर दूसरे देशों का कॉन्सुलेट, दूसरे देशों की एम्बेसी या इंटरनेशनल एजेंसीज के ऑफिस जो इंडिया में लोकेटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे वो इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी में भले क्यों ना हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर बात करेंगे राइट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।